स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को हम किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड ही कर रहे हैं हम ऑलरेड एंड रोशाउ स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले स्केल हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेड एंड रोशाउ स्केल। अब ऑलरेड और रोशाउ स्केल में क्या था, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल एटम की, मतलब इसमें हमें मॉलिक्यूल दिया होगा पर हमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा नहीं चाहिए, हमें डाटा कुछ और ही चाहिए। जो डाटा चाहिए वो बता दूंगा। हमें बेसिकली करना क्या है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर हमें उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पता है तो। बात समझ में आ गई? तो जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया होगा ना, इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जो है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी बॉन्ड लेंथ पता है तो फिर आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे ए की निकालनी है चाहे बी की निकालनी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल। तो ये वाला टॉपिक अपने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करना पड़ेगा। और कहां पे यूज किया आपने, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई में, जो मैंने आपको पहले दिन करवाया था। तो दोनों के अंदर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल से। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में एक प्रॉब्लम है, एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 30 के आसपास आ रहे हैं ना, वहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू सही निकलती है। हायर मेंबर्स के लिए थोड़ी सी मतलब डिफरेंट आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारे हायर एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस मेथड से। लेकिन जो 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी? तो इसमें हम सबसे पहली चीज यही लिखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द हेल्प ऑफ bond length and effective nuclear charge values। हमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें ये दो चीजें चाहिए, एक तो R चाहिए और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप डिनोट करते हैं काई से। काई कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन को कट कर दो, पहले इंटीग्रेशन का साइन बनाओ फिर उसको कट कर दो तो ये काई बन जाता है। तो ये हमारा सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसको काई बोलते हैं, CHI। ठीक है, काई बोलेंगे, चीजू नहीं बोलेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये 0.359 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय R स्क्वायर प्लस 0.74। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला है। ये जो मैंने ये वाला कांस्टेंट लिखा और ये वाला कांस्टेंट लिखा, ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो हम एज इट इज यूज करते हैं, चेंज नहीं करना। ठीक है, R की वैल्यू चेंज होगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकाल लेंगे। अब समझ में आ गया होगा, जैसे मान लो मेरे पास A की मॉलिक्यूल है, मुझे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, A का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करूंगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे A की निकाल रहा हूं चाहे B की, R तो दोनों के लिए सेम ही आएगा, बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। चेंज किसकी वैल्यू होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। R हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसलिए R हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारा इस काम में जो न्यूमेरिकल वर्क रहेगा, जो मैथमेटिकल वर्क रहेगा, वो क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना। अदरवाइज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास हमारा ऑलरेट-रशाव स्केल है। क्वेश्चन लिखोगे पहले, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन फॉर द CH बॉन्ड, ऐसे लिखोगे, फॉर द CH बॉन्ड गिवन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि R, पर आप इसको वर्डिंग भी लिखो कि R को हम बॉन्ड लेंथ तो बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। गिवन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है? कार्बन की। तो इसका मतलब हमें कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। ग्रुप बना लेता हूं, ये ग्रुप आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर ही रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और वो भी हमारे sp ग्रुप में है। sp ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपन 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। अंदर वाले जो है हमारे, उनको अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.85। तो अंदर 2 हैं 0.85, नीचे आ जाएगा 1.70, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1.05। जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2.75, ये s आ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैसे निकालते हो? Z-s। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा Z-s 6 - 2.75, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 3.25। ये वैल्यू मिल गई, ये तो गिवन ही है, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में दी गई है, उसे आर्मस्ट्रॉन्ग में रहने दो, उसको 10⁻⁻10 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा सारा सॉल्व करेंगे अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कोई यूनिट नहीं होते। किसके यूनिट क्या बताया मैंने? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर है, तो ये हो गया। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग की पावर -2। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट्स आएंगे, नहीं लिखने होते। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को यूनिटलेस मान के चलते हैं। तो यहां पे तो कहीं पे भी यूनिट्स नहीं है, आर की यूनिट्स आ रहे हैं, पर वो अपने को नहीं लिखने। जो रेडियस दिया होता है वो डायरेक्टली यूज करते हैं, और उसको यूज करके अपन क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। तो ये आप सॉल्व कर लो, बाकी का फिर आप छोड़ दोगे, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे, आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। कोई डाउट है बताओ, थोड़ी सी जगह छोड़ देने से सॉल्व कर लेंगे। सर विद्यार्थी की बात है, स्टॉप कर दिया तो फिर कम नहीं बने, फायदा नहीं कोई। हमारे वाले स्टार्ट स्टॉप कट आएंगे तो दिक्कत लगेगी। कट वीडियो में क्या पता चलेगा? टू की बात ही आएगी वो तो। नहीं वो भी नहीं आती होती, पर कट वाला लग जाता है कट का, इसलिए रहने देंगे। तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है आपका पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो वैसे ये फॉर्मूला जो है ना वो सिंपल सा फॉर्मूला है, पर इसमें कैलकुलेशंस काफी हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैलकुलेशन में गलती होने के पूरे चांसेस हैं, और एग्जाम में तो वही चाहता है कि बच्चा कुछ गलती करे, आंसर गलत हो। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये वाला स्केल जो है ये ऑल्ब्रेट रोशाउ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल्ब्रेट रोशाउ में हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करके जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सॉल्व करनी है उस एटम की डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे। मतलब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला में मैंने आपको काई ए की बात लिखवाया, वो काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको निकालनी है ना उसकी वैल्यू डायरेक्टली शो कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया होगा उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमें काई ए की भी मतलब पहले वाले एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करनी पड़ेगी और दूसरे वाले एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करनी पड़ेगी। पॉलिंग ने ये पता लगाया कि जो दो एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इक्वल होता है हमारे डेल्टा ई की पावर 1/2, मतलब चेंज इन एनर्जी का स्क्वायर रूट। अब ये कौन सी एनर्जी का चेंज हो रहा है इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आपको ए बी मॉलिक्यूल बनाना है। ए बी मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा ए, एक मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा बी। मतलब एक हमारे पास A2 मॉलिक्यूल है और एक B2 मॉलिक्यूल है। मैंने क्या करना है, मैंने A2 और B2 को आपस में रिएक्ट करवा के AB मॉलिक्यूल बनाना है। तो दो बनेंगे, मतलब मैंने बैलेंस कर दिया उसको, दो बनेंगे। तो अपन ये प्रोसेस शो करना है जी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैं मान लेता हूं EAA, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल। ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी ना तभी ये वाली बॉन्ड बनेगी। सिमिलरली ये वाली बॉन्ड भी तोड़नी पड़ेगी। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है EBB। सही है। अब यहां पे ये दो एनर्जीज कौन सी हैं, डिसोसिएशन एनर्जीज। जब ये वाली दोनों बॉन्ड टूट जाएंगी तो यहां पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। AB बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी हमें उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं EAB से। सही है। तो ये जो हमारा डेल्टा ई है ये इन्हीं एनर्जीज का डिफरेंस है। डेल्टा ई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ AB माइनस एनर्जी ऑफ AA मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ BB इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है। पहले डेल्टा ई कैलकुलेट करोगे उसमें भी आपको वैल्यूज पुट करके स्क्वायर रूट निकालना है। फिर जो वैल्यू यहां पे आएगी वो डायरेक्टली यूज नहीं करनी, उसका भी पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यूज करेंगे, फिर यहां पे पुट करेंगे। तो काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। बच्चा कुछ भी गलती करेगा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो फिर नंबर देंगे। ठीक है ना। ऑप्शंस भी थोड़ा वो टिपिकल देते हैं। ऑप्शन कैसे देंगे आपको 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो उसमें क्या होगा, आपने हल्की फुल्की अप्रोक्सीमेशन गलत कर दी तो आंसर चेंज, फिर आपको लगेगा कि 2.2 आ रहा है, एक्चुअल में 2.3 आना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ था अभी, मतलब इसमें नहीं, मैं सॉलिड स्टेट कर रहा था। तो सॉलिड स्टेट में हमारा एक टॉपिक आता है पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन का। तो उसमें से छोटी सी गलती क्या हो गई, मैंने अप्रोक्सीमेट 1.50 ले लिया, मतलब सॉल्व कर रहा था मैं, आना चाहिए था ये। तो अपने को लगता है कुछ खास चीज नहीं है, मतलब मैंने 1.5 तक सॉल्व किया, मैंने आगे वाला सॉल्व नहीं किया तो मैंने उसको 1.50 मान लिया। अब इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया ये। तो उन्होंने क्या दिया हुआ था, गिव योर आंसर्स क्लोज टू द वैल्यू। तो ये आ रहा है, इससे क्लोजर कौन सी बोलूंगा, 25 बोलूंगा। तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे 23, 24, 25, 26। ये वैल्यू यूज करने में मेरा ये आया। जिन बच्चों ने ये वाली वैल्यू यूज की उनका ये आया। तो वो किसके क्लोजर आंसर देंगे, 24 के। मैं किसके क्लोजर दूंगा, 25 के। आंसर 24 आ रहा था। तो मतलब ये छोटा सा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई। 4 वाला क्वेश्चन आता है ये और 5 जाते हैं, जो गलत हुआ 4 गए और नेगेटिव मार्किंग में 25% पीछे वाले गए। तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स में एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अपने को लेना है। वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ई के इक्वल आएगा। सर बस ये फॉर्मूला क्या आपने करा, ये आपको डायरेक्ट के फॉर्मूले के अंदर ही वो हो जाएगी अपने को
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही तो बात करेंगे, वही बात करेंगे। पर देखो दो आइटम्स हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में कैलकुलेट करना है पहले, फिर हम क्या करेंगे डेल्टा ई इक्वल पुट करेंगे, और डेल्टा ई इक्वल पुट नहीं करना, उसके स्क्वायर रूट इक्वल पुट करना है। ये डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चे ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नहीं है, किसी और मतलब यूनिट में है, तो इसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। कन्वर्ट नहीं कर सकते? ठीक है, हाँ जी, कन्वर्ट नहीं वो आपको देखना पड़ेगा ये एनर्जी किस वैल्यू में दी हुई है। अगर ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो ये फॉर्मूला, अगर ये किलो जूल में दी हुई है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो बताऊंगा अभी। मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होता, हल्की फुल्की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, वो बता दूंगा। अगर किलो कैलोरीज में दी हुई है तो चेंज मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। अब अभी भी पारस ने बोला कि सर ये थोड़ा सा दिक्कत वाला फॉर्मूला है, मतलब इसमें दो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट करने में जान निकल जाती है। तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही एटम की कैलकुलेट करनी है। मान लो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू मुझे फिर गिवन होगी। एक्चुअल में पॉलिंग ने क्या किया था, पॉलिंग ने जब अपना ये स्केल बनाया है, पॉलिंग ने जब अपना फॉर्मूला बनाया, तो उसने यहाँ पे दो एजम्पशंस ली। पहली एजम्पशन ये ली कि मैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करूं, उसके साथ दूसरा एटम जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। फिक्स कर दिया उसने, मतलब कार्बन हाइड्रोजन अगर आप कार्बन की निकाल रहे हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर आप नाइट्रोजन की निकाल रहे हो, फ्लोरीन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो जिसकी आपने निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको मैंने ये मान लिया, उसकी बॉन्ड हमें किसके साथ बनानी है, हाइड्रोजन के साथ बनानी है, ये फिक्स कर दिया पहली असम्पशन। और दूसरी उसने असम्पशन क्या की, H की वैल्यू अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी फिक्स कर दी 2.1। किस केस के लिए? सभी के लिए चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल में भी, जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 मान के चलते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, मैं आपको नोट्स दूंगा ना, उसमें आप देखना टेबल बनाया हुआ है, टेबल में दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक तरफ पॉलिंग वाली दी हुई है और एक तरफ दी हुई है एलन वाली, मतलब एलन रोशॉ जो आपने पहले किया। दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट की सही मिलती है हम उसकी सही मान लेते हैं। अब जैसे 2.1 इसकी सही है, एलन ने हाइड्रोजन के लिए 2.2 निकाली हुई है, तो हम इसकी 2.1 ही मान के चलते हैं, एक्सपेरिमेंट में 2.1 मिली। पॉलिंग मेथड से फ्लोरीन की 3.9 मिली, ऑर्डर रोशॉ से 4.1 मिली, तो आप फ्लोरीन की 4.1 मान के चलते हैं। समझ रहे हो? तो ये अलग अलग केस हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी असम्पशन क्या आएगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को आर्बिट्रेरली फिक्स कर देनी है, कितनी 2.1। आप सही है, इसका डाटा आपको पेपर में दिया होगा, डाटा दिया होगा तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी करना, कुछ खासियत नहीं है। इन दोनों में से इसको अपन ने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू भी फिक्स कर दी कितनी 2.1। तो आप इसको सॉल्व करो, डेल्टा ई मिलेगा, डेल्टा ई का स्क्वायर रूट कर दो, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड सॉल्व होकर जो भी आंसर आ रहा है, सपोज करो ये आ गया, इसको मैं यहां लेके जाऊंगा, 2.1 ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से काम करना होता है। बात समझ में आ गई होगी? अभी तक कुछ लिखा तो नहीं? लिखवा रहे हैं, तो आप लिखोगे पहला पॉइंट, पॉलिंग यूज्ड EAA, EBB, EAB energy values for the calculation of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो मॉलिक्यूल जब अपने होमोन्यूक्लियर फॉर्म में होते हैं तब, और जब हमने हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बना दिया, AB बना दिया, उसकी एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज को कंसीडर करेगा। ठीक है, यूजिंग दीज वैल्यूज we calculate delta E, which is equal to energy of molecule AB minus energy of molecule AA, energy of molecule BB
पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें लिखोगे here above values, above मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं, here above values are in electron volt, are in electron volt। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला एज इट इज यूज करना है। Hence, electronegativity can be calculated as electronegativity can be calculated as क्या बताया था मैंने अभी, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2। एक्टिपुट कर दीजिए, वो बाद में करेंगे ना कि फंक्शंस वगैरह, अभी एक बार तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे बी की जगह किसी और की दी हो अपने तो फिर भी कैलकुलेट हो सकता है, मतलब सेकंड। हाँ जी, अभी मैंने आपको एक जनरल सा केस बता दिया भाई। पॉलिंग ने ये सजेस्ट किया था कि बी को हाइड्रोजन मान लो और उसकी वैल्यू 2.1 पुट कर दो, लेकिन अगर अपने को एग्जामिनर न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में वो ये बात भी तो बोल सकता है कि आप एक बार गिवन एटम फ्लोरीन मान लो और उसकी वैल्यू 4 पुट कर दो, मतलब वो अपनी मर्जी से दे सकता है। पॉलिंग ने हाइड्रोजन को चूज किया था, लेकिन एग्जामिनर अपने तरफ से क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, जो भी वैल्यू दी होगी आप पुट कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी ये दो एटम्स होते हैं यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो ये नेचुरली सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको अपन काई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसकी कम होगी उसको काई बी से, ताकि आपको दिक्कत ना आए प्लस माइनस की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांट बी नेगेटिव, तो अब मान लो उसने फ्लोरीन की वैल्यू 4 दे दी, उसने बोल दिया कि फ्लोरीन है उसकी वैल्यू 4 है, तो फ्लोरीन आप यहां पुट नहीं करोगे, फ्लोरीन आप यहां पुट करोगे। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं होती, तो वो सबसे हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू को आपने यहां पुट करना है, लोअर वैल्यू को यहां पुट करना है। इसको याद भी करनी पड़ेगी पहले। नहीं वो गिवन करेगा, नहीं अपने को कैसे पता चलेगा कि जो दूसरी जाएगी वो इससे कम नहीं आएगी, वो तो अपने पैटर्न देख के पता चल जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ट्रेन तो आपने पढ़ लिया, तो उससे पता चल जाएगा वैल्यू ज्यादा है या कम है, दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब वैल्यूज हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी, अदरवाइज नहीं लगाना। उसके बाद लिखोगे ऑल्सो वी नो दैट, पता कुछ नहीं अपने का पैसे लिख रहे हैं, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.48 किलो जूल्स। That is, मुझे नहीं पता था, that is if energy is taken in kilojoule per mole, किलोजूल पर मोल। तो उसने बोला कि अगर आप एनर्जीज की वैल्यू किलोजूल पर मोल में ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर करा के हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है अगर एनर्जीज आपको किलोजूल में दी हुई है, तो किलोजूल पर मोल में। ठीक है, इसके बाद लिखोगे इफ वैल्यूज आर गिवन इन किलो कैलोरीज पर मोल, इफ वैल्यूज आर गिवन इन किलो कैलोरीज पर मोल, तब हमारे पास बच्चे ये फॉर्मूला है। यहां पे फॉर्मूला सेम है, जो वेरिएबल था आपका मतलब कोएफिशिएंट था वो चेंज हो जाएगा। तो
तो ये वाला फॉर्मूला आपको कभी यूज करना है जब एनर्जीज आपको किलो कैलोरीज में दी होंगी। ठीक है जी। अब इसके बाद लिखोगे क्वेश्चन। 3 फॉर्मूलाज हो गए, एक तो सिंपल हो गया ईबी वाला, एक किलो जूल्स वाला और एक किलो कैलोरीज वाला। ठीक है जी। चलो अब लिखोगे गिवन क्वेश्चन है ये, गिवन HF मॉलिक्यूल इन विच अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की दी हुई है, पारस की विश पूरी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है 4। EHF यानी कि एनर्जी ऑफ HF, ये था ना अपना, देखो AB मॉलिक्यूल AA और BB, अभी मैंने डिफरेंट बोला मतलब इसकी वैल्यू है। EHF आपको दिया हुआ बच्चे 569 किलो जूल पर मोल। 569, हाँ जी 569 किलो जूल पर मोल। फिर आपको दिया हुआ है EHH हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 436, वो यूनिट सेम है किलो जूल पर मोल। और EF2 दिया हुआ है आपको 152। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? 1 2 3 आपने वो 3 लिखे हुए हैं ना, 2 वाला, क्योंकि एनर्जी इसमें भी तो यहाँ पे 102 लिखना पड़ेगा। अब एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा सा डाटा मुझे नोट करवा दो एक बार प्लीज। फ्लोरीन की गिवन है 4, हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है, पता नहीं कितनी है। अपने को दी हुई है एनर्जी ऑफ HF 569, एनर्जी ऑफ H2 436 और एनर्जी ऑफ फ्लोरीन 152। सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये ठीक है। तो ये 3 चीजें अपने को दी हुई हैं। अब अपने को पता है अगर ये सारी वैल्यूज किलो जूल में है तो फॉर्मूला लगेगा काई F माइनस काई H। ये चीज समझ में आ गई? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो पहले और जिसकी कम है वो बाद में। ठीक है जी। इज इक्वल टू 0.102 डेल्टा E की पावर 1/2। सही है, तो पुट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा E कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो E ऑफ HF माइनस E ऑफ HH मल्टीप्लाई E ऑफ FF की पावर 1/2। ये गिवन है 569, ये है अपने पास 436, ये है 152। करना भी कैलकुलेटर पे, अपना तो मोबाइल इजी आज। थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, बस और कुछ नहीं है इसलिए कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। 66272। अब देखो पेपर में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, दिक्कत आती है स्क्वायर रूट निकालने में। स्क्वायर रूट निकाल लेते हो क्या? निकाल लेते हो, बट याद नहीं है। अच्छा, पीछे से 2 के पेड़ बनाने हैं। यस। फिर ये 6 आ गया अपने पास। ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 6 आता हो। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है तो उससे छोटे वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, वो तो ज्यादा हो गया, 2 लेना पड़ेगा। 2 2 4 2। अब नीचे पेड़ उतारना होता है, सही है? गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 आना था तो ये आ गया। अब जो ऊपर आता है ना क्वोशिएंट, इसका डबल करना होता है। यहाँ पे एक नंबर लगाना है, वो नंबर ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा 42। जो नंबर यहाँ पे लगाओगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके का काम होता है ये, समझ रहे हो ना? तो ये आपको मेथड आना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो नहीं होगा अपने पास कैलकुलेटर। तो ये एक मैं करके दिखा देता हूँ, उसमें बाकी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है ऐसे 6 लगा के देख लेते हैं।
ये तुक्का ही होता है, मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते, लगा के देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरा 276 आ गया, 46 6 का 276, तो ये ज्यादा हो गया, ये नहीं लगेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा 5, यहाँ पे 5 लगा देते हैं। 45 5 सा 2 to 5, तो 40 37 3772, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास 25 आ गया, 25 का डबल करना पड़ेगा, एक नंबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 505 25 6 7 हो सकता है, 7 ट्राई कर लेते हैं। सॉरी 35, 8 भी करके देखनी पड़ेगा, वैसे 8 तो नहीं होगा, 8 5 सा 40 हो जाएगा, है ना। तो 7 लगा देते हैं, बस इतना काफी है। क्या आंसर आ गया अपने पास 257। पॉइंट्स में इसलिए नहीं ले रहा, अब इसका भी स्क्वायर रूट करना है, तो मतलब आप वैल्यू को सिंपल रखते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 3, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, अच्छा इनकी 200, मतलब वहां पे 262 आ रही है, नहीं सर 257 है, कैलकुलेटर से अरे मैंने कितनी वैल्यू बताई 152 ना, अरे इन्होंने यहाँ पे 158 यूज कर दी नीचे, इसलिए दिक्कत हो गई। 158 यूज कर दी, एक मिनट में चेक तो क्या करूंगा। चलो आप एक बार 152 ही मान के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो दी हुई थी, उन्होंने सॉल्व करने में क्या किया 158 यूज कर ली, तो आप यही मान के चलते हैं। ये अपनी कितनी आ गई यहाँ पे डेल्टा ई 312 आ गया। अब ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, ये अपन यहाँ पुट करना है 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H 0.012, सॉरी 0.102 डेल्टा ई यानी कि 312 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे एक चीज और कर सकते हैं, अगर सिंपल फॉर्मूला हो फर्स्ट वाला, स्क्वायर रूट उधर स्क्वायर कर दें, कैसे दोबारा समझ में नहीं आया? स्क्वायर रूट को उधर उस पर रख दें, हाँ स्क्वायर रहेगा, तो फिर उसमें दिक्कत कितनी हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो खोल देंगे। तो फिर क्या करेंगे इसमें, ये सिंगल वैल्यू तो सॉल्व होनी नहीं, वहां पे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो बात तो वहीं पे आ जाए घूम फिर के। स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेगा, वहां पे जाके रूट बनाना पड़ेगा, तो पहले ही कर रहे हैं, एंड में रूट वाला आंसर दे देंगे। हाँ ऐसा नहीं होता ना, अपनी मर्जी से आंसर नहीं देना, आंसर उन्होंने दिए होंगे, अपने को सिलेक्ट करना उसमें से, तो ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 1 जा 1, आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, थोड़ा सा सही निकले, पहले सही लग रहा था बिल्कुल। चलो तो 21 26 27 27 साथे 28 भी हो सकता है, 28 सेकंड ले लेते हैं, 26 ज्यादा हो गया, तो 27 7 जा 27 7 जा आ जाएगा अपने पास 189, तो 90 11 12 मतलब 23, बस यही नहीं इसमें थोड़ा निकालना पड़ेगा, आगे मल्टीप्लाई तो करना है, एक निकाल लेते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, 2300 बना लेते हैं इसको, 3 साथे 7 पे जाएगा मेरे ख्याल 6 पे जाएगा। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, चलो वैसे तुमने तो चेक कर ही लिया, हमने कैलकुलेटर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ 2429, ठीक है जी। तो 17.6 आ गया, हम क्या करेंगे 0.012 102 17.6 करना, मल्टीप्लाई क्या बनेगा 1.795 1.795, तो इसको 1.8 मान लो फिर। देखो ऐसा है, ये ऑड है, ऑड है तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो 0 होगा तो कैरी आ जाएगी, इतना बन जाएगा 8। आपने सिंपल ही निकालना है, तो कुल मिला के आ गया 4 माइनस काई h 1.8 सॉल्व कर करके, तो फिर काई h की वैल्यू क्या आ गई -4, कितनी आ गई 2.2 आ गई, सही है, इन्होंने भी 2.2 निकाली है, तो फिर इनकी क्या चाहिए, तो वहां पे मतलब गलती से लिखा 158, अदरवाइज आंसर में 2.2 ही होगा, ठीक है जी। सॉल्व कर लो, पहले ये सॉल्व करोगे फिर ये सॉल्व करोगे, मतलब लिखोगे
ये वाला तो डाटा ही है। बोलते हैं हाइड्रोजन। प्रैक्टिस इसलिए तो बोल रहे हैं, अब अभी करनी है। अच्छे से निकलानी घुमानी है पहले, फिर खत्म करेंगे इसको। देखो वहां बैठ के बड़ी टेंशन हो रही है। मैसेज आंसर कर रहे हैं रिपोर्ट। जी हो गया ना? यस सर। तो इसमें पॉइंट लिखोगे पॉलीस्केल के अंदर ये छोटा सा पॉइंट है, पहले सुन लो। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड का नेचर प्रेडिक्ट करना है, बॉन्ड का नेचर। तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरह की बॉन्ड होती हैं, कोवलेंट और आयनिक। कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा था मैं, वो तो कॉम्प्लेक्सेस का अलग केस है। जो बेसिकली हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स होती हैं उनमें या तो होती है कोवलेंट या होती है आयनिक। अब इसमें देखो ऐसा है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होती और कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होती, ये आप सबको पता है। फेजल रूल के अकॉर्डिंग आप ये बोलते हैं कोई भी बॉन्ड हमारी 100% कोवलेंट नहीं हो सकती, उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पर किससे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल मोमेंट वाले फार्मूला से, वो आपको बाद में करवाया जाएगा। जो मैं कल बता रहा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाला, डिवाई वगैरह बताया था मैंने कल आपको, वो मतलब मेथड होता है। तो कोई भी बॉन्ड हमारी 100% कोवलेंट नहीं है और कोई भी बॉन्ड हमारी 100% आयनिक नहीं है। पॉलिंग ने हमें एक तरीका बताया था ये पता करने का कि आपकी जो बॉन्ड होगी वो कितने परसेंट कोवलेंट हो सकती है, कितने परसेंट आयनिक हो सकती है। प्योर परसेंटेज वो नहीं बताता, लेकिन वो ये बता देगा कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवलेंट ज्यादा है। कैसे बताएगा उसके बारे में लिख रहे हैं, तो लिखोगे इन ए मॉलिक्यूल if electronegativity difference between combining atoms is 1.7, then the bond have then the bond have 50% ionic character. ionic character. जो ये दो एटम्स हमने कंबाइन किए, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम कैलकुलेट करें और वो डिफरेंस हमारे पास 1.7 आ जाए, इसका मतलब ये बॉन्ड हमारी 50% आयनिक है और 50% कोवलेंट है। इसका आयनिक कैरेक्टर भी 50 है और कोवलेंट भी 50 है। लेकिन अगर वैल्यू 1.7 से ज्यादा आ गई तो फिर वो आयनिक हो जाएगी, मतलब प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो जाएगी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इफ वैल्यू इज फुल स्टॉप के बाद
इफ वैल्यू इज, किसकी वैल्यू है ये? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.7 then the bond is predominantly ionic. Predominantly ionic हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन उसी में कर लो जो मैंने आपको HF वाला क्वेश्चन करवाया है। तो बताओ वो आयनिक है, कोवलेंट बॉन्ड है उसमें? आयनिक है। कैसे? क्योंकि अपनी मतलब जो फ्लोरीन है वो 4.4 है, पूरी 4, और जो हाइड्रोजन आपने निकाला वो क्या निकाला? 2.2। जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों में डिफरेंस है 1.8 का, 1.7 से ज्यादा है, तो प्रीडोमिनेंटली HF जो है वो हमारा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। खत्म हो गया ये थर्ड स्केल। आ गया आज का लास्ट, मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल सर वैसे वो क्वेश्चन देगा तो हम स्केल से निकालते हैं। हाँ जी बताएगा। बाकी थोड़ा सा अपने को फॉर्मूला देख के आइडिया हो जाता है। अब मान लो उसने अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दिया तो फिर पता ही ऑलरेडी वो शॉ लगेगा। अगर कोई ये डाटा दे रहा है एनर्जी वाला, फिर पॉलिंग है। अब इसमें फॉर्मूला लग गया तो फिर वो बात है ना भी अपन पहले तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज, ये सबसे वीक स्केल है। वीक इन द सेंस इससे बहुत कम वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पा रहे थे। क्यों? वो भी आपको इसके डेफिनेशन देख के पता चल जाएगा। मुलिकन ने जो स्केल सजेस्ट किया ना, मुलिकन ने बोला कि मेरा स्केल बहुत बढ़िया है। पॉलिंग वाले में तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करनी पड़ती है, मेरे वाले में एक की पता करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सिंगल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करनी है, आप उसके लिए मेरा फॉर्मूला यूज करो। एक्चुअल में ये सेकंड अप्रोच थी, मैं आपको ये कौन सी करवा रहा हूँ? थर्ड पॉइंट भी लिखवा रहा हूँ। सबसे पहली अप्रोच थी पॉलिंग की, दूसरी अप्रोच थी मुलिकन की, तीसरी अप्रोच थी ऑर्डर की, और चौथी अप्रोच थी वो सेंट्रेशन स्केल होता है। सेंट्रेशन स्केल वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये चार अप्रोच थी। तो ऑर्डर किसके बाद आई थी? सिंगल एटम वाली। मतलब पॉलिंग ने बताया था कि 2 एटम चाहिए, ये बोला मैं सिंगल से कर दूंगा, लेकिन इसका फॉर्मूला ज्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, वो भी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा क्यों। फिर सिंगल वाली रेस लगी ना, उसमें ऑर्डर आगे निकल गया, कहता मेरे फॉर्मूला में सिंगल एटम भी लगानी पड़ती है, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? ऑर्डर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करती हैं तो लोअर एलिमेंट्स से निकाल सकते हैं, हायर का सही नहीं निकलता। सही है ना? तो मुलिकन ने क्या बोला? कहता है कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें निकालनी है। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। बड़ी अच्छी बात बता दी इसने। तो उसने बोला कि क्या करो, एक एलिमेंट ले लो, ए एलिमेंट, मुझे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करूंगा, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा दूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करूंगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूंगा, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा और ऐड करके उसका एवरेज ले लूंगा, वो वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आ जाएगी। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज में हम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, सिंपल सा काम करना और आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई यहां पे। सेम एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना गलत काम है, मुश्किल काम है। आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप का नेचर शो करती हैं मोस्टली, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं या वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब अगर मैं फ्लोरीन के पास जाऊंगा तो फ्लोरीन बोलेगा मैं ये खुशी खुशी बन जाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला काम अपने से नहीं होता। जब तक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करवाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक वैल्यू पता नहीं चलेगी ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला उन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा जो दोनों टेंडेंसी शो करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी। ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बहुत ही कम है जो दोनों टेंडेंसी शो करें। तो अगर बहुत कम एलिमेंट ऐसे टेंडेंसी शो करती हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। अब मैं फ्लोरीन पे तो नहीं निकाल सकता,
फ्लोरीन गेन तो कर लेता है लेकिन लूज नहीं करता, तो इसकी आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस मेथड को यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जितनी हवाबाजी करना था मॉलिक्यूल उतना ठंडा हो गया। फिर इसकी हेल्प करेगा पॉलिंग। पॉलिंग इसके फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है। इसके कंसेप्ट को यूज करते हुए अपना कंसेप्ट मिक्स कर देते हैं बीच में, दोनों कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक फॉर्मूला दे देगा, वही फॉर्मूला पे यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया? ये तो लिखेंगे ही ये मॉलिक्यूल को रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा अपना सही भी कर लेंगे, तो वो पॉलिंग मॉलिक्यूल का जो मिक्स हो जाता है वो भी लिखेंगे। सही है? तो इसमें पहले लिखोगे मॉलिक्यूल स्केल is based on एवरेज ऑफ, ये हाफ कर दिया ना मैंने, देखो एवरेज ही है ये, दो क्वांटिटीज को छोड़ा और दो से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज लेते होते हैं आप। नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऐड कर दो, उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दो जितना भी है। तो क्या बोला मैंने? इन मॉलिक्यूल स्केल दोबारा बोलना, बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सम SUM जोड़ने वाला सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम, ये लिख लोगे। एवरेज लेना किसका? सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, फुल स्टॉप का अगला पॉइंट बनाओगे। दिस कंसेप्ट इज लगा लिया, चलो लिख लो, इज अप्लाइड ऑन several elements but results obtained are not accurate, obtained are not accurate because it is very difficult to find to find ionization enthalpy and electron affinity of same atom. ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे, हम मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट बनाओ, मॉलिक्यूल स्केल कैन बी एडजस्टेड टू पॉलिंग स्केल बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, by the following equation. Electronegativity by the Pauling scale यहाँ पे is equal to 0.187 ionization enthalpy plus electron affinity plus 0.70। अब ये मैंने कैसे एडजस्ट किया? सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे एक्चुअल में पूरी इक्वेशन ही यही वाला पार्ट करना है। बताता हूं कैसे। जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको नहीं छेड़ रहा, ये एज इट इज है। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36 37 0.374। मल्टीप्लाई वाला पार्ट ये है, डिवाइड वाला पार्ट ये है। इसको ऐसे लिख दो 0.374
plus 0.70. Electronegativity by the Pauling scale is equal to 0.374 times of electronegativity calculated by Mulliken scale. बात समझ में आ गई? मैंने भी आपको हेडिंग ये लिखवाई है ना कि पॉलिंग स्केल को मुल्किन स्केल को पॉलिंग स्केल में आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सेम वैल्यूज लानी है तो इस तरीके से आ सकती है। बात समझ में आ गई? आप क्या करो, पॉलिंग स्केल से वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, इन सबको यहां मतलब लाके सॉल्व करो, मुल्लिकन स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी जो मुल्लिकन स्केल से आनी चाहिए थी। और अगर मुल्लिकन स्केल वाली गिवन है उसको आपने पॉलिंग पे एडजस्ट करना है तो यहां पुट करो, सॉल्व करो, पॉलिंग पे एडजस्ट कर देंगे। तो दोनों स्केल्स के बीच में रिलेशन बना दिया ताकि दिक्कत ना आए। मुल्लिकन वाली वैल्यू को पॉलिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और पॉलिंग वाली वैल्यू को मुल्लिकन के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला लिखने का फायदा नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला लिखूंगा मैं उल्टा, चलो ये फॉर्मूला लिखूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू पुट करने पर वो डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर आएगा। तो इसी को लिखो, ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? ये भी लिख लो, पारस की कंडीशन हो रही है, दोनों लिख लो, बीच वाला रहने देना, ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये देखना एक बार, ये क्यों चेंज कर रहा हूं मैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, वैल्यू पुट कर दो सीधे, सही है? ऊपर एंटर लेना है जहां पे आपने पहले लिखा था फॉर्मूला। ये हमारा मुल्लिकन स्केल था। बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे, कल से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएंगी। एक स्केल रह गया अपना सेंटर स्केल, उसमें थ्योरी है, मतलब एक तो लाइनें लिखवा के, तो फिर अपन वो कल से करेंगे। क्वेश्चन पूरे करने क्या? यस जो अपन कल वाले मतलब छोटे थे 4 5 6 7 वो देख लेते हैं। अभी जैसे भी पूरा पढ़ा 5 6 24 25 24 25 कैसे? सेक्शन भी पूरा पढ़ा दिया इसमें। अच्छा किया तुमने, नहीं किया? चलो मैं तो नहीं किया बस, कोई बात नहीं। अब इसकी वीडियो बनाऊं क्या?